So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. So जिस तरह के हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में देखा था, जिसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी कि बैक एंड डेवलपमेंट होती क्या है और उन चीज़ों को देखते हुए हमने आगे कैसे चलना है, इन चीज़ों के बारे में हमने इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो मैं अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर बैक एंड डेवलपमेंट में डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी डॉट नेट डेवलपर ही हूँ। तो इस प्लेलिस्ट का मेन हमारा मोटिव होगा डॉट नेट को लेके। उसके अंदर ब्रीफिंग्स में जाके हम देखेंगे कि डॉट नेट डेवलपमेंट होती क्या है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और वेब एपीआईज या सर्विसेज हम कैसे यूज़ करेंगे, इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है और एसक्यूएल के अंदर हमारा क्या रोल होगा, हम कैसे उसके साथ इंटरेक्शन करवाएंगे डॉट नेट का, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये था हमारी पिछली वीडियो का ओवरव्यू। आज की हमारी वीडियो का मेन मोटिव होगा कि हम इंट्रोडक्शन लें डॉट नेट का, कि डॉट नेट होती क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की ये वीडियो। पहली चीज़ हमारे पास आती है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क है क्या, व्हाट इज़ डॉट नेट। कॉमन सी चीज़ हमारे दिन में आएगी कि यार अगर हम बैक एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं डॉट नेट को लेके, तो पहले तो हमें यही नहीं पता होगा कि डॉट नेट है क्या। तो पहली चीज़ तो हम इसमें देखते हैं कि डॉट नेट है क्या। ये एक फ्रेमवर्क है, इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। ये मतलब इकोसिस्टम से मुराद के ये पूरा क्राइटेरिया, एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं इस एक फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि एक इस तरह का सेटअप, एक इस तरह का सॉफ्टवेयर जो हमें हर चीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है और ये पूरा एक कंप्लीट सेटअप है कि जिससे हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं बैक एंड के रेलिवेंट। फ्रंट एंड में भी अगर हम HTML वगैरह के साथ इसका इंटरेक्ट करवा रहे हैं, तो हम सिंपली HTML की फाइल्स को इसके साथ वो देख के हम इस पे काम कर सकते हैं। कोई वो नहीं है कि हमें कोई फ्रेमवर्क की दूसरा लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है, इसके बहुत सारे अब तो आ गए हैं विजन, अब तो 8 तक चला गया। तो इसका हमारे बहुत बड़ा रोल है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई एंगुलर के साथ मतलब फ्रंट एंड को, अगर हम कोई एंगुलर फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं कोई लाइब्रेरी या Vue.js, तो हम इसके साथ इसको बैक एज अ बैक एंड और उनको एज अ फ्रंट एंड, हम दोनों को इंटीग्रेट करके तो चला सकते हैं एप्लीकेशन। तो फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि हम डॉट नेट फ्रेमवर्क को ही क्यों चूज़ करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी को चूज़ करें या कुछ भी, लेकिन मेरे मुताबिक ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल है और बेनिफिशियल है, क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट है इसकी बहुत अच्छी। और जो इसकी कम्युनिटी है, ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट इसको सपोर्ट करता है, उसी की डेवलपमेंट है ये सारी। तो उन चीज़ों के लिहाज से हमें बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट रहेगी इसकी, कि अगर आप किसी भी चीज़ में आपको मसला आ रहा है, तो आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट टाइप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे A to Z चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आ जाते हैं इसके कोर कंपोनेंट्स कौन से हैं। सबसे जो आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है वो है ASP.NET कोर। हम उस पर भी हम हमारा मेन काम वही करेंगे, क्योंकि जो हमारी इंटरेक्शन ज़्यादा होती है ना, वो कोर के साथ ही। अब आजकल की जो जो जनरेशन भी है और आजकल के जो सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वो ज़्यादातर कोर्स पे ही बन रहे हैं, क्योंकि कोर इनकी न्यू डेवलपमेंट का हिस्सा है। इसके अलावा वेब फॉर्म्स भी हैं जो पहले दोनों के प्रोजेक्ट्स बने, वो आज भी चल रहे हैं। और इसके अलावा MVC भी है। लेकिन हम कोर के जो कोर इसका मेन वेब फ्रेमवर्क है, हम उसके ऊपर इसकी चीज़ें बनाएंगे भी।
सर्विस एज अ सर्विसेज, और फिर उसके साथ वो और भी बहुत से काम करेंगे। इसके अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क का भी बहुत बड़ा रोल है। वेब एपीआईज भी हम बनाएंगे। तो मतलब कि वेब एपीआईज का इसमें ये रोल होगा कि फॉर एग्जांपल हमने एक डॉट कोर के ऊपर वेब एपीआई बनाई है, हम उसी वेब एपीआई को यूज़ करते अपनी वेब एप्लीकेशन के साथ भी इंटरेक्ट करा सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भी करा सकते हैं। मतलब कि हमने एंड पॉइंट देने होते हैं कि वो कोई मेरी एप्लीकेशन है मोबाइल डेवलपमेंट के एलिमेंट, तो मैं एंड पॉइंट डिफाइन कर दूंगा उसमें, और वो गेट कर लेगा मोबाइल डेवलपर जो भी होगा, वो गेट कर लेगा वो एंड पॉइंट, और उससे मुताबिक कोई भी डाटा आ रहा है या कुछ भी इंटरेक्ट करवाना चाह रहा है वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, तो वो उसको यहाँ से भी मिल सकती हैं चीज़ें सारी। फिर बात आ जाती है इसके आर्किटेक्चर की। ये इसके अंदर ना लेयर्स होती हैं, मतलब हम लेयर्स में भी काम कर सकते हैं। जैसे कि एक इसकी प्रेजेंटेशन लेयर होगी कि जिसके अंदर हम इसका फ्रंट साइड रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं वो होगी। फिर इसमें एक बिजनेस वो लॉजिक लेयर भी हम बना सकते हैं। और फिर उसके बाद आ जाती है डाटा एक्सेस लेयर। डाटा एक्सेस लेयर के अंदर हम अपनी डाटाबेस को भी इंटरेक्ट करा सकते हैं। हम ये ज़रूरी नहीं है, ये बस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके आर्किटेक्चर को इस तरह का डिज़ाइन करते हैं कि हम हमारे चीज़ों के रेफरेंसेस ऐड होते जाएं, और किसी एक जगह पे डाटाबेस पड़ी है और उस डाटाबेस को हम अपने मुख्तलिफ दूसरे प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। फिर इसी तरह इसके अंदर माइक्रो सर्विसेज भी आ जाती हैं, और फिर हम इसमें डिपेंडेंसीज इंजेक्शन का भी यूज़ करते हैं कि किस तरह हमने इंटरेक्ट कराना है एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब इस अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना लेयर सिस्टम में, तो हम हर लेयर का ना एक अलग प्रोजेक्ट बना लेते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स को हम रेफरेंस थ्रू ऐड करके ना एक दूसरे के साथ लिंक कर लेते हैं, और वो डिपेंडेंसीज का काम करती है। फिर उसके साथ बाद आ जाता है हमारा वर्किंग विद डेटाबेसेस इन डॉट नेट। हम इसके अंदर बहुत सारी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेहतरीन मेरे मुताबिक ओपिनियन अगर मैं दूँ अपना, तो वो सीक्वल है। और फिर सीक्वल से यूज़ करते हुए हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोड से हम अप्रोचेज यूज़ कर सकते हैं कि हमने किस तरह वो अपने डेटाबेस को सर्वर साइड जो बैकएंड का कोड है उसको हम किस तरह इंटरेक्ट कराएं। अगर कोई डेटाबेस से हमने कोई लिस्ट गेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स की फॉर एग्जांपल, तो उस लिस्ट को गेट कर रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क भी आ जाती चीज़ इसमें एक कि जिसके अंदर हम अप्रोचेस यूज़ करते हैं। डीबी फर्स्ट अप्रोच भी होती है, कोड फर्स्ट भी होती है, तो हम उनको यूज़ करते हुए इस चीज़ को भी अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है कि एपीआईज का क्या रोल है इसके अंदर। एपीआईज हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत बड़ा, मतलब कोई भी बैकएंड के लिहाज से अगर हम कर रहे हैं तो एपीआईज का नाम सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उसके अंदर कि हमने किस तरह वो कोई भी एक एपीआई लिख रहे हैं कि हमने हिट बेच के डाटाबेस से ये फॉर एग्जांपल कोई किसी भी चीज़ की डिटेल गेट करनी है। स्टूडेंट डाटा की बात कर रहा था अभी मैं पहले, तो स्टूडेंट के टेबल से मैंने उसकी लिस्ट गेट कर रहा हूँ, तो वो लिस्ट कैसे गेट होनी है जब मैं उसकी कोई एपीआई लिखूंगा ना। डॉट नेट कोर की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं उसकी कोई एपीआई लिखूंगा कि वो लिस्ट गेट करे एक्स वाई जी ये है, अगर कोई मैं आईडी भेज के वो लिस्ट मतलब किसी पर्सन का यूनिक पर्सन का उस टेबल में से डाटा लेना चाह रहा हूँ तो मैं आईडी से भेजूंगा। मतलब इस तरह की पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें होती हैं। और फिर कोर जो इसके अंदर है, हम ये अपनी बाय डिफ़ॉल्ट खुद भी एक्सपोर्ट देता है डॉट नेट कोर में। अगर हम वेब एपीआई बना रहे हो कोई, तो वो स्वैगर है जिसमें हम विजनिंग और डॉक्यूमेंटेशन अपनी एपीआईज की कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली इमेजिनेट करके खुद ही दे देता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास पॉइंट सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ऑथेंटिकेशन का बताया था सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम किस तरह ऑथेंटिकेट कराते हैं। तो इसमें हम JWT टोकन, आइडेंटिटी सर्वर्स और OAuth भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके हम ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है चीज़ें कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई पॉलिसी बनाई है कि हमने रोल्स बना दिए अपनी एप्लीकेशन में कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें जो एडमिन होगा वो एडमिन का रोल उसको सारे अलॉट होंगे। अगर वो यूज़र
जो है यूज़र इंटरेक्शन के लिहाज से टीचर है, तो वो उसको उसके मुताबिक रोल्स हम असाइन करेंगे, और फिर अगर वो कोई स्टूडेंट है तो वो उसके मुताबिक देखेगा। मतलब कि हम चीज़ों को ना बाइफरकेट कर देते हैं कि सिर्फ इसको ये इस चीज़ की अथॉरिटी है, वो सिर्फ यही एक्सेस कर सकता है। अगर वो किसी ना किसी तरीके से अगर वो घुसना चाह रहा है जो कि उसके पास अलाउ नहीं है, तो वो उसको अनडिफाइंड कर देगा कि हाँ भाई आपके पास ये चीज़ों की मतलब आपके पास रोल नहीं है, तो आप ये चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो मतलब इस बारे में भी हम आगे काम करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि वो रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस डॉट नेट जो बैक एंड यूज़ करते हैं उनके मुताबिक कि ये इसमें ना इंटरप्राइज लेवल्स और ये माइक्रो सर्विसेज और ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं जो जो सर्विसेज होती हैं हमारे पास, ये इनमें बहुत ज़्यादा ये डॉट नेट का हाथ है कि अगर हम कोई इंटरप्राइज लेवल पे कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं कि जैसे कोई ईआरपी सिस्टम है किसी भी कंपनी का या कोई सीआरएम बेस्ड है, तो उन चीज़ों में डॉट नेट को यूज़ करते हम बहुत बड़ी बड़ी सी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। कोई इसमें वो चीज़ नहीं है, ये बड़ी एप्लीकेशंस को अचीव करने के लिए बहुत बेनिफिशियल फ्रेमवर्क है। फिर हम लार्ज स्केल पे अगर कोई सोल्यूशन हमारे पास है कि हमने कोई चीज़ बनानी है, तो उसमें माइक्रो सर्विसेज का भी काम लेते हुए हम चीज़ें बना सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज दरअसल ये होती हैं कि आप ना हर चीज़ के लिहाज से ना छोटी छोटी सर्विसेज बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एक मतलब मेन पॉइंट ये दे दूं कि एक एप्लीकेशन है उसमें 10 काम हो रहे हैं, हम 10 माइक्रो सर्विसेज बना देंगे। तो अगर खुदा न खास्ता कुछ मसला होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ही पे ही काम हो रहा होता है, एक सर्वर होते हैं हमने उन पे डिप्लॉयमेंट की होती है, तो अगर कोई एक सर्विस में इशू भी आ जाता है तो उससे बकाया कि जो 9 बची होंगी ना उन 10 में से उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना वो बंद होंगी ना कुछ और। वो एक अगर किसी एक में मसला आया ना तो वो उसमें इशू आ सकता है, लेकिन वो उससे बकाया जो 9 सर्विसेज हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये माइक्रो सर्विस का ये रोल होता है। तो फिर उसके बाद आती है कि जो इसमें खुद सपोर्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट जो एज्योर है, एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का ही बनाया हुआ है सर्विसेज के, ये क्लाउड सर्विसेज देते हैं। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं कि अगर हमने कोई हमारी एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड है कि हमने इसको ओवर क्लाउड रखना है, तो उसमें हमने अगर सर्विसेज गेट करनी है थ्रू माइक्रोसॉफ्ट ही, और ये बहुत बड़ी सपोर्ट देता है हर चीज़ हर पॉइंट के लिहाज से एज्योर, अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं उनकी सर्विसेज को। तो बहुत सी चीज़ें हैं, जब हम इसमें डीप डिग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह हम डॉट नेट को यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.